नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आपके YouTube चैनल NDC EDU प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे अपने संविधान के अगले टॉपिक जो अपना चल रहा था मौलिक अधिकार। अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ सामान्य सी बातें अपन ने कर ली थी कि मौलिक अधिकार है वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। अमेरिका ने कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए। और मौलिक अधिकारों की जो जननी है या मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। इतनी बात अपन ने कर ली थी। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। यह बात अपन पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम यहाँ से और बात करें तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के बारे में अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद में आज अपन बात करेंगे जो मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में जो नागरिकों के पास हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। जबकि जब संविधान अपना लागू हुआ था या अपन बात करें मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है, मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। तो फिर साहब बोले 7 हटा कौन सा दिया आपने? तो ये अपन ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़कर एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया संपत्ति के अधिकार को और इसे हटाकर के कानूनी अधिकार का दर्जा यहाँ पे दे दिया जाता है। अब जो बाकी के 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में अपन एक एक अधिकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, पहला जो अपना मौलिक अधिकार आता है वो आता है समानता का अधिकार। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18। बात करते हैं अपन अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहने का मतलब है कि कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। अपने देश का कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ये बात जो लिखी गई है वो कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। जिस प्रकार से आम नागरिक के लिए भारत का कानून है उसी प्रकार से एक राष्ट्रपति के लिए भारत का कानून है। जो प्रावधान भारतीय एक आम नागरिकों पे लागू होते हैं वही प्रावधान है वो सभी लोगों पे लागू होते हैं। प्रधानमंत्री पे लागू होते हैं, राष्ट्रपति पे लागू होते हैं, आम नागरिक पे भी वही प्रावधान लागू होते हैं। यानी कानून की नज़र में सभी समान है। कानून कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में दी गई है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता से मतलब है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर
आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी धर्मों के लोग हैं वो राज्य की नज़र में समान है। सभी जाति के लोग हैं राज्य की नज़र में समान है। लिंग जो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग राज्य की नज़र में समान है। वर्ण काला हो गोरा हो कैसा भी हो राज्य की नज़र में सभी क्या है समान। राज्य किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। इसी अनुच्छेद में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों और होटलों में प्रवेश पर जो भेदभाव किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत वर्जित है। तो सार्वजनिक स्थलों व होटलों में प्रवेश में भेदभाव जो वर्जित किया गया है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। तो यहाँ पे सामाजिक समानता यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके वर्ण के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(4) में क्या दिया गया है कि राज्य विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को कुछ रियायत दे सकता है। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया कि राज्य जो है जो ऐसे जो लोग हैं जो पिछड़ चुके हैं सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उन पिछड़े हुए वर्गों को कुछ रियायत यहाँ पे दी जा सकती है। यानी ऐसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं या फिर ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से हटके हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, समाज से पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पे कुछ रियायत दी जा सकती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। तो अनुच्छेद 16 जो है उसमें क्या लिखा गया इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 16 देखो अनुच्छेद 16 में क्या है। अनुच्छेद 16 में लिखा गया है अवसरों की समानता। क्या लिखा गया है अवसरों की समानता। अनुच्छेद जो 16 है अनुच्छेद 16 में लिखा गया है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता कैसे। अगर सरकारी नियोजन में अवसरों की समानता सरकारी नियोजन में अवसरों की समानता का मतलब है कि अगर सरकार की किसी भी योजना में आप अगर एलिजिबल हैं, आप अगर योग्य हैं तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सपोज दैट जैसे आप 12th पास हैं या मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आई, तो राजस्थान पुलिस की भर्ती में बैठने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा कि आपको 12th पास होना जरूरी है, यानी 12वीं पास होना जरूरी है। तो अगर आप 12वीं पास हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष है, यानी जो जो योग्यताएं वहां पे निर्धारित की गई हैं उन योग्यताओं को अगर आप पूरा करते हो तो आप उस जो अवसर आपके पास आया है, जो सरकार की जो योजना है उसमें भाग लेने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) में क्या लिखा है। अनुच्छेद 16(4) में लिखा है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक
रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियायत दे सकता है। राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियायतें दे सकता है। यानी फिर जो बात अनुच्छेद 15(4) में लिखी थी, सेम वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है कि ऐसे जो समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, या फिर ऐसे समुदाय जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को है वो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए यहाँ पे राज्य इनको विशेष रियायत दे सकता है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी अपन बात करें छुआछूत का अंत। तो अनुच्छेद 17 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छूत या अछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि अपन इतिहास में पढ़ते हैं, जो प्राचीन समय में जो ऐसा होता था, ब्राह्मण जो लोग हैं वो शूद्रों को अछूत मानते थे, उनके सामने उनको देखना अशुभ मानते थे, उनको छूना अशुभ मानते थे। तो इस प्रकार की प्रथाएं जो अपने समाज में व्याप्त थी, उन कुरीतियों को, उन कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए यहाँ पे समाज है उसमें कोई भी सभी व्यक्ति हैं वो समान हो, कोई भी ऊंचा नहीं हो, कोई नीचा नहीं हो, इसके लिए अस्पृश्यता का यहाँ पे क्या किया गया है, अंत किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। शिक्षा व सेना को छोड़कर, उपाधियों का अंत शिक्षा व सेना को छोड़कर। उपाधियों का यहाँ पे अंत किया गया है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो उपाधि मिलती है उसे छोड़ करके, और एक सैनिक जो होता है सेना के क्षेत्र में आपको जो उपाधियां मिलती है, इन दो क्षेत्रों को छोड़ करके जितनी भी उपाधियां उनका यहाँ पे क्या किया गया है, अंत किया गया। अब देखो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे मिलती हैं, जैसे आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप बीएड हो, एमएड हो, आप पीएचडी हो, एमफिल हो, तो इस प्रकार की जो उपाधियां, जो डिग्रियां आपके पास हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सेना के क्षेत्र में जो डिग्रियां आपको मिलती हैं, जैसे सूबेदार है, हवलदार है, कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, जो उपाधियां आपको मिलती हैं, मेजर जनरल है, इन उपाधियों का आप अपने नाम से पहले उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में आप उपाधियों का अपने नाम से पहले प्रयोग नहीं कर सकते, और अगर आप अपने नाम से पहले उपाधियों का प्रयोग करते हो, अपने नाम से पहले लगाते हो, तो वो संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे वो गलत है। संविधान का वहाँ पे क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। यहाँ से सबसे अच्छी बात और याद रखने वाली बात जो है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, अनुच्छेद 18 की अनुपालना में दिए जाते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 की अनुपालना में दिए जाते हैं। भारत रत्न के बारे में जैसा कि आपको पता होगा, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो हैं, इन दोनों की जो शुरुआत हुई है, इनकी शुरुआत हुई थी 1954 में। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई थी, 1954 में। भारत रत्न के बारे में अपन बात करें तो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान।
भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। अब 1954 में जब इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो सबसे पहले भारत रत्न है वो किसे दिया गया था? तो पहला जो भारत रत्न है, पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न 1954 में जो दिया गया था वो एक साथ दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? सी राजगोपालाचारी। और सीवी रमन जो हैं, सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं, सीवी रमन एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्हें 1930 में, यानी 1930 में भारत रत्न मिलने से पहले नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। सीवी रमन है वो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1930 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के लिए, या इसे अपन कहें इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रकाश प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। और प्रकाश प्रकीर्णन का सिद्धांत दिए जाने के कारण 1930 में भौतिक विज्ञान का या फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो सीवी रमन को दिया गया था। तो इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो हैं वो किस अनुच्छेद की अनुपालना में दिए जाते हैं, तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है वो अनुच्छेद 18 की अनुपालना में दिए जाते हैं। तो ये अपना पहला अधिकार था, समानता का मूल अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में था।